दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के एक बार फिर उपस्थित हैं दोस्तों। और ये एनसीएल के लिए स्पेशल अपन ने सीरीज स्टार्ट करी है दोस्तों। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का है, जिसमें इलेक्ट्रिशियन के टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन हमने डाले हैं कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि यूपीपीसीएल, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर और डीएमआरसी के लिए भी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। आप किसी भी ऑल इंडिया कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अगर इलेक्ट्रिशियन की, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। 25 क्वेश्चन है इस सीरीज में। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखना, कम से कम क्वेश्चन ज़रूर चेक करना, और हो सके तो आंसर करने से पहले आप अपना ज़रूर एक बार आंसर ट्राई करें और कमेंट करके हमें स्कोर आपका ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा, और फिर आंसर का आप उसी टाइम मिलान भी कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक ज़रूर देखना, डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, एक की जगह 2 क्वेश्चन बताने की भी कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर ज़रूर करना, और आप यदि चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अपना नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि 75/5 निम्न में से किसका विशिष्ट विवरण है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन और साधारण सा क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखना, सीटी की सेकेंडरी जो होती है ये हमेशा 5 एम्पीयर की होती है, हालांकि 1 एम्पीयर की भी हो सकती है, ध्यान रखना। यानी सीटी की सेकेंडरी साइड में रेटिंग या तो 1 एम्पीयर की होगी या 5 एम्पीयर की होगी, क्योंकि सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर मीटरिंग और प्रोटेक्शन दोनों में काम में आ सकती है। यानी धारा मापन के लिए, शक्ति मापन के लिए वाट मीटर के साथ, धारा नापने के लिए एमीटर के साथ, ऊर्जा नापने के लिए एनर्जी मीटर के साथ हम सीटी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सुरक्षा युक्तियों के साथ भी, जैसे अर्थ फॉल्ट रिले हो गई, अंडर वोल्टेज रिले हो गई, ओवर करंट रिले हो गई, इनके साथ भी सीटी का उपयोग हो सकता है। तो सीटी की सेकेंडरी हमेशा 5 एम्पीयर की होती है, ये ध्यान रखना। तो 75/5 जो है ये सीटी की डिटेल होती है दोस्तों। इसी तरह से यदि मैं बात करूं पीटी के लिए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो पीटी की सेकेंडरी या तो 100 वोल्ट की होती है या 110 वोल्ट की होती है। यानी यदि अपने सामने कोई क्वेश्चन दूसरा होता, सपोज दैट कि इस तरह से होता 11 किलोवोल्ट / 110 वोल्ट, तो फिर ये जो डिटेल है ये पीटी की हो जाती। अभी अपने क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा, सीटी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर के समांतर परिचालन में समान फेज और फेज क्रम के लिए आवश्यक उपकरण कौन सा है। अल्टरनेटर की सिंक्रोनाइजेशन होती है, उसके लिए 3 तरह की शर्तें होती है। समान फेज डिस्प्लेसमेंट, फेज विस्थापन 0 होना चाहिए, फेज क्रम समान होना चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज समान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए। तो इसके लिए हम किस इक्विपमेंट का उपयोग करेंगे, तो बड़ा सिंपल है, सिंक्रोस्कोप होता है जो हमें ये बता देता है सिंक्रोनाइजेशन के दौरान। क्वेश्चन का आंसर अपना डी रहेगा, सिंक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि 3 फेज 30 HP 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाली एक स्लिपरिंग मोटर की फुल लोड करंट कितनी होगी। दोस्तों एक सीधा आंसर होता है, अगर 3 फेज मोटर की मैं बात करूं तो ये होता है कि 1 HP की मोटर फुल लोड पर 1.5 एम्पीयर करंट लेती है, 1.5 एम्पीयर करंट लेती है 30 HP की मोटर। तो आप एक तो इस तरीके से भी आंसर कर सकते थे, लेकिन देखो इस तरीके से जो आंसर अपना आएगा वो आएगा 45 एम्पीयर, राइट। अब समस्या ये हो गई कि 45 का ऑप्शन नहीं है, 3 एम्पीयर इससे कम है, 3 एम्पीयर इससे अधिक है, तो हम किस ओर जाएं। तो फिर आप इस तरीके को छोड़ दीजिए और एक और तरीका भी अपनाइए। दोनों से हम मिलान करते हैं, फिर कितना उत्तर आता है देखते हैं। दूसरा तरीका होता है P = √3 VL/IL cos φ, यानी लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू cos φ। तो यहाँ देखो पावर दे रखी है, 30 HP दे रखा है ना, ये आउटपुट होती है हमेशा। मीट्रिक या ब्रिटिश दिया नहीं तो मीट्रिक मान लेंगे। 735.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, 30 × 735.5, तो ये अपने पास एक आंसर आ जाएगा, लगभग ये आएगा 23-24 हज़ार के आसपास। इधर से देखो 1.732, लाइन वोल्टेज का मान 415, लाइन करंट की वैल्यू दी भी नहीं है,
स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 तक होता है दोस्तों। स्क्विरल केज इंडक्शन का 0.7 से 0.8 और स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर का 0.8 से 0.9। आप इसमें 0.9 और 0.8 दोनों पावर फैक्टर मानते हुए कैलकुलेशन करके मिलान करना, उत्तर आएगा 48 एम्पियर। अपने क्वेश्चन का आंसर सी करना है, 48 एम्पियर करना है। देखो 45 एम्पियर अगर होता तब तो HP इंटू 1.5 कर देते, आंसर हो जाता। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, 3 फेज रेक्टिफायर परिपथों में रिपल फ्रीक्वेंसी और इनपुट फ्रीक्वेंसी का अनुपात कितना होता है। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। देखो 3 फेज के रेक्टिफायर होते हैं 2 तरह के, एक हाफ वेव, दूसरा फुल वेव। अब इन्होंने ये तो कहा नहीं कि हाफ वेव का चाहिए या फुल वेव का, तो ध्यान से समझना। हम मान लेते हैं कि इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। जब हाफ वेव रेक्टिफायर होगा तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो रिपल मिलेगी वो 150 हर्ट्ज की होती है, और जब रेक्टिफायर फुल वेव प्रकार का हो तो वो इसकी 6 टाइम यानी 300 हर्ट्ज होती है। अब हमें सिंगल फेज या 3 फेज के लिए तो इन्होंने कहा नहीं, तो हम दोनों का ही आंसर देंगे। हाफ वेव में मिलती है 150 हर्ट्ज जब इनपुट 50 हो, उत्तर आया 3। फुल वेव में मिलती है 600 हर्ट्ज, ठीक है ना, सॉरी 300 हर्ट्ज, 6 गुना होती है जब इनपुट हो 50 हर्ट्ज, तो ये आंसर आएगा अपना 6। तो या तो अनुपात 3 आएगा या अनुपात कितना आएगा 6। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, या तो 3 या फिर 6। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 3 फेज 20 HP 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्लिप-रिंग मोटर के लिए आवश्यक स्टार्टर कौन सा है। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल इसी तरह का लिया है कि जो NCL में आने के लायक हो सकता है आपको सेम टू सेम क्वेश्चन भी मिल जाए वहाँ पर, क्योंकि NCL में पेपर जो 70 क्वेश्चन टेक्नीशियन के आते हैं वो इसी लेवल के आते हैं जिस तरह के हम आपको दिखा रहे हैं। देखो अब यहाँ पर आपको HP की ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टर चूज करना डिपेंड करता है मोटर के प्रकार पर। सबसे पहली बात, स्लिप-रिंग है तो केवल एक ही ऑप्शन आता है, रोटर प्रतिरोधक स्टार्टर। हाँ, यदि यहाँ पर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती तब हमें HP की ओर ध्यान देना होता। उसमें फिर डिपेंड करता था HP पर कि ड्यूअल स्टार्टर होगा कि स्टार डेल्टा होगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि अर्धचालक का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है। सबसे शुद्ध रूप में अर्धचालक को इंट्रिंसिक मटेरियल कहा जाता है, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 होती है। जब इनमें हम अशुद्धियाँ मिला देते हैं तो हमें एक नए पदार्थ की प्राप्ति होती है जिसे एक्सट्रिंसिक पदार्थ कहा जाता है। अशुद्धियाँ मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। अशुद्धियाँ मिलाने से चालकता बढ़ती है। मादन, अपमिश्रण या डोपिंग अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है। जो एक्सट्रिंसिक पदार्थ होते हैं वो होते हैं 2, P टाइप और N टाइप। इंट्रिंसिक जो होते हैं वो होते हैं 2, सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन के निम्न में से कौन सी एक बचाव युक्ति नहीं है, प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं है। देखो फ्यूज है, सर्किट ब्रेकर है, अर्थ फॉल्ट रिले भी है, अर्थ टेस्टर ये नहीं है। ये अर्थ का प्रतिरोध नापने का एक तरह का इक्विपमेंट होता है, जैसे इंसुलेशन टेस्टर होता है इंसुलेशन का प्रतिरोध नापने के लिए, वैसे ये अर्थ टेस्टर अर्थ का प्रतिरोध नापने वाली युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रल तार का रंग कभी भी नहीं होता है। दोस्तों न्यूट्रल तार का रंग जो है वो लाल कभी नहीं होगा। न्यूट्रल का ब्लैक हर जगह आपको देखने को मिल सकता है। जब 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल हो तो उसमें न्यूट्रल नीले रंग का भी होता है, और जो रेसवे वायरिंग होती है जिसकी हम बात कर चुके हैं उसमें न्यूट्रल वाइट का भी हो सकता है और ग्रे कलर का भी हो सकता है। यानी न्यूट्रल अपना ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू हो सकता है, सफ़ेद यानी वाइट और स्लेटी यानी ग्रे भी हो सकता है। ये कब कब होता है, सामान्यतः 3 फेज 4 वायर अगर हो तो वहाँ पर काले रंग का होगा। 3 फेज 3 कोर और फ्लेक्सिबल केबल अगर हो उस दौरान नीले कलर का होता है। रेसवे वायरिंग में 208 वोल्ट तक और 408 वोल्ट तक अलग अलग होती है। 277 का
तो इनमें एक में सफ़ेद और दूसरे में स्लेटी रंग का होता है। ए ऑप्शन आएगा, लाल रंग का न्यूट्रल कभी नहीं होता। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर किस अवस्था में पावर फैक्टर सुधारती है। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर, स्टैटिक कैपेसिटर और फेज एडवांसर, ये 3 युक्तियाँ पावर फैक्टर सुधारने के काम आती है। सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर जो है वो रोटर एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है। रोटर की उत्तेजना बदल सकते हैं। अब सवाल ये है कि ओवर एक्साइटेशन में पावर फैक्टर सुधारती है। आप देख रहे हैं ओवर एक्साइटेशन 2 ऑप्शन में है, बी और सी में, राइट। तो मोटर को जब पावर फैक्टर सुधारने के लिए काम में लेते हैं तो ध्यान रखना है उस समय उससे यांत्रिक ऊर्जा कभी नहीं ली जाती है, यानी वो नो लोड पर होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, बाहर नहीं होना चाहिए, लोड से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, मोटर का खुद का कोई लोड करंट नहीं होना चाहिए। तो नो लोड और ओवर एक्साइटेशन में जब मोटर चलती है उस समय एक सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर सुधारती है। अगला अपना क्वेश्चन है कि एक अच्छे हीटिंग एलिमेंट में कौन सा गुण होना चाहिए। अच्छे हीटिंग एलिमेंट जो होते हैं हाई रेजिस्टिव होना चाहिए और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उसमें उतनी अधिक होगी और हाई टेम्परेचर पर वो वर्क करता है, तो मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु भी उसका उच्च होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक सबका सही हुआ है। उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक आएगा, सी ऑप्शन की ओर जाना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में उपयोग होने वाला आर्क किस प्रकार का है। वैद्युतिक रूप से जो आर्क वेल्डिंग होती है उसमें करंट की वैल्यूएशन हाई होती है, ये ध्यान रखना, और वोल्टेज जब हाई होता है तो पोटेंशियल उसका लो होता है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, लो पोटेंशियल हाई करंट डिस्चार्जिंग। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी युक्ति ऐसी है जो PN है और जिसमें 2 गेट होते हैं। दोस्तों 2 गेट है और एक एनोड और कैथोड होते हैं, यानी टोटल इसमें 4 टर्मिनल होते हैं। जो गेट होते हैं वो G1 और G2 2 होते हैं और इस डिवाइस का नाम है SCS, सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच के नाम से जाना जाता है। ये SCR का एक विस्तृत रूप है, मॉडिफाइड रूप भी बोल सकते हैं। अलग अलग तरह के हैं, SCR भी कई तरह के आते हैं, यूनिलेटरल SCR भी आता है, बहुत सारे SCR में 4 तरह की कैटेगरी होती है। तो ये SCS सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच के नाम से जाना जाता है, जिसमें 2 गेट होते हैं। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। वैसे भी देखो डाइक में तो कोई गेट होता ही नहीं है, ट्राइक में 1 गेट होता है और UJT में भी कोई गेट नाम का टर्मिनल नहीं होता है। एमीटर बेस 1 और बेस 2 होते हैं, डाइक में तो टर्मिनल ही 2 होते हैं। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्ति यूनिपोलर है। देखो डिवाइसेज 2 तरह की होती है, यूनिपोलर और बाइपोलर, ठीक है। यूनिपोलर का मतलब होता है जिस अर्धचालक युक्ति में धारा का प्रवाह या तो केवल होल्स के कारण या केवल इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती हो, उसको यूनिपोलर बोलते हैं, और वो होती है FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। FET के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है MOSFET, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दूसरी होती है JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जबकि बाइपोलर जो होते हैं उनमें होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण धारा का प्रवाह होता है, जैसे BJT, SCR, UJT, ये सब के सब इसी में आएंगे। अभी अपने क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा इसमें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि चॉपर क्या होता है। दोस्तों एक विशेष प्रकार का सर्किट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये DC को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने वाला सर्किट होता है एक तरह से, यानी जो कांस्टेंट मान की DC होती है उस DC को वेरिएबल DC करता है। ये क्वेश्चन का आंसर अपना बी आएगा। DC टू DC कन्वर्टर जो होते हैं वो चॉपर कहलाते हैं। वैसे भी ध्यान रखना AC टू DC जो है वो तो रेक्टिफायर होते हैं या कन्वर्टर, और DC टू AC जो होता है वो इन्वर्टर होते हैं। यानी DC जो स्थिर मान की होती है उसको वेरिएबल DC करने के लिए होता है, चॉपर सर्किट कहलाते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि DC मोटर की स्पीड कंट्रोल कैसे की जाती है। DC मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं उसका नाम थायरिस्टर है। सिंपल है, साधारण क्वेश्चन है, उम्मीद है आपका भी सही हुआ है। ये तो बी ऑप्शन इसका अपना सही रहेगा। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, NCL की दृष्टि से ये आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। NCL में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको इजी लगते होंगे, लेकिन एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन के बहुत स्टैंडर्ड माना जाता है इस तरह के क्वेश्चन का।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मोटर वॉशिंग मशीन में उपयोग की जाती है। देखो वॉशिंग मशीन में अगर वैसे अपन बात करें तो डबल कैपेसिटर मोटर होती है, बट ऑप्शन की ओर से अगर देखें तो इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं था। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, एक फेज वाली इंडक्शन मोटर वॉशिंग मशीन में काम में लेते हैं। डी ऑप्शन करना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि अर्थिंग हेतु हम चारकोल और नमक का उपयोग करते हैं, क्या उद्देश्य है हमारा, क्यों करते हैं। अब देखो वैसे देखा जाए तो सारी सिचुएशन ही सही लगती है अपन को। नमी बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब मॉइस्चर रहेगी तो ही तो अर्थ का प्रतिरोध कम होएगा, भी जो नमी होती है उससे प्रतिरोध घटता है, तो अर्थ का प्रतिरोध कम करना भी हो गया। टेम्परेचर कम, टेम्परेचर डाउन होगा तब भी रेजिस्टेंस जो है वो कम रहेगा। लेकिन इस तरह का ऑप्शन जब भी आ जाए तो फिर आपको ए ऑप्शन की ओर जाना है, ये ध्यान रखें, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है ना वो ये है कि जो ग्राउंडिंग हमने कर रखी है, जो अर्थिंग हमने कर रखी है, उसका रेजिस्टेंस जितना हो सके कम से कम हो, शुड बी पॉसिबल मिनिमम, ये हमारी थ्योरी होती है। तो हम उस अर्थ प्रतिरोध को कम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चारकोल और नमक का उपयोग कर सकते हैं, दो अर्थ को अपन समांतर में जोड़ सकते हैं, गहराई थोड़ी सी और ज़्यादा उसकी रख सकते हैं, प्लेट की मोटाई बढ़ा दी जाती है, कई सारे काम करने पड़ते हैं। ए ऑप्शन की ओर जाना है आपको। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक कॉलोनी की मैक्सिमम डिमांड 158.2 किलोवाट है और उस कॉलोनी में पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग रहता है। इसके लिए जो हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाएंगे उस ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी होनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा है, केवीए ज्ञात करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, किलोवाट बटे पावर फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, किलोवाट में पावर फैक्टर का आपको क्या करना है, भाग देना है। देखो 158.2 में आप 0.8 का जब भाग करोगे ना तो उत्तर 158 से ज़्यादा आएगा, और 158 से ज़्यादा का ऑप्शन ये एक ही है, मात्र 200 केवीए है ना, ये लगभग 197 के आसपास आएगा, तो 200 केवीए एनएफ है। 200 केवीए का ट्रांसफार्मर हमें लगाना होगा, तो वो 0.8 पावर फैक्टर के साथ क्या करेगा, 158 किलोवाट का एक्चुअल पावर आउटपुट प्रदान कर सकता है, तो लोड के लिए ये पर्याप्त रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाली एसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली एसी में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं उसका नाम क्या है। देखो अगर आपको इस क्वेश्चन का सटीक आंसर नहीं आता तो आप सबसे पहले ऑप्शन देखिएगा, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। देखो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में, चॉपर क्या करता है, डीसी टू डीसी, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी टू एसी। तो फिर बचा क्या अपने पास, डी, साइक्लो कन्वर्टर बोलते हैं इसको। साइक्लो कन्वर्टर एक विशेष प्रकार का कन्वर्टर होता है जो नियत मान की एसी वाले सर्किट को वेरिएबल एसी में बदलता है, जिसको हम लोग वीएफडी बोलते हैं ना, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, उसमें साइक्लो कन्वर्टर ही होता है। मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए वर्तमान में वीएफडी सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, हालांकि आजकल तो वीएफ आ गया, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हो गया, लेकिन जो एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एएफडी या वीएफडी बोलते हैं ना जिसको, उसमें साइक्लो कन्वर्टर ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखें इसको। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि 25 किलोवोल्ट और 50 हर्ट्ज की सिंगल फेज एसी सप्लाई है और इस ट्रैक्शन के लिए, खिंचाव कार्य के लिए उपयुक्त मोटर कौन सी है। दोस्तों ट्रैक्शन के लिए अब यहाँ पर देखो 25 किलोवोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एसी तो दे दिया, लेकिन वैसे आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन आए ना तो ट्रैक्शन के लिए डीसी सीरीज मोटर से बेटर कोई नहीं है। अब डीसी सीरीज मोटर है कि वो एसी डीसी दोनों पे ऑपरेट हो सकती है, क्योंकि एक तरह से यूनिवर्सल मोटर भी तो यही होती है, इसलिए इस ऑप्शन की ओर ही जाना है, यूनिवर्सल मोटर की तरफ नहीं जाना, ये ध्यान रखें। अच्छा क्वेश्चन है, आप भी इस पर रिसर्च करें, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन रहती हो, लेकिन इसका 100% श्योर और कन्फर्म आंसर है सी ही होगा, डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पीएमएमसी मीटर में डैम्पिंग किस प्रकार की होती है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल प्रकार का मीटर है, केवल डीसी पर काम में ले सकते हैं, करंट वोल्टेज दोनों ये मेजरमेंट दे सकता है, एडी करंट अवमंदक प्रणाली इसमें काम में ली जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक भिन्न है जब कुल मान ज्ञात करना हो। टोटल मान ज्ञात करने की विधि किसकी भिन्न है। समांतर में कैपेसिटर की कैसी होती है, C1 + C2। सीरीज में प्रतिरोधक की कैसी होती है, R1 + R2।
समांतर में चालकता की कैसी होती है, G1 प्लस G2। समांतर में इंडक्टर की कैसी होती है, 1/L1 प्लस 1/L2। कौन सा डिफरेंट हो गया, D, समांतर में इंडक्टर। क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। भिन्न कौन सा है, समांतर में इंडक्टर। अगर श्रेणी क्रम में इंडक्टर होता तो वो बिल्कुल इनके जैसा ही होता, क्योंकि समांतर में कैपेसिटी जुड़ती है, समांतर में चालकता जुड़ती है, सीरीज में प्रतिरोधक जुड़ते हैं, लेकिन इंडक्टर समांतर में नहीं जुड़ता। ठीक है, साधारण सा क्वेश्चन है, उम्मीद है सबको अच्छे से ही आ रहा होगा। डी उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कैपेसिटिव भार के आर पार सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उसका रिएक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। साधारण सा क्वेश्चन है, XC के बारे में पूछा है। जो कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उसी अनुपात में वो घटता जाता है। मान लीजिए ये अपन एक ग्राफ लेते हैं, तो माना कि ये अपना XC है और इस ओर फ्रीक्वेंसी है। जब फ्रीक्वेंसी का मान 0 है तो XC मैक्सिमम होता है। ठीक है, दोनों की ओर से लेते हैं, अपोजिट ले लिया अपन ने। मान लीजिए कि यहाँ अपन फ्रीक्वेंसी को लेते हैं और इस ओर XC लेते हैं। जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो XC मैक्सिमम है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ती आगे की ओर जाएगी, XC घटता हुआ नीचे की ओर आएगा, रैखिक रूप से घटता है, लीनियरली डिक्रीज होगा। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस होता तो वो रैखिक रूप से बढ़ता, ए आ जाता। अभी सी आएगा उत्तर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि किलोवाट बटे केवीए का मान उतना ही है जितना कि परिपथ का शक्ति गुणांक है, भार गुणांक है, मांग गुणांक है, ह्रास गुणांक है। देखो, किलोवाट होता है वास्तविक शक्ति और केवीए होता है आभासी शक्ति। वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात परिपथ का पावर फैक्टर कहलाता है। यानी जितना परिपथ का पावर फैक्टर है उतना ही मान केवीए, किलोवाट बटे केवीए वाले रेशियो का आएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि चिन्ह का उपयोग वोल्टेज के तुल्य वैद्युतीय उपकरणों के वोल्टेज को उपयोग करने का संकेत करता है। यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जो एक मीटर की वोल्टेज रेंज का संकेत करता है कि हम इस मीटर को इतने वोल्ट तक काम में ले सकते हैं, इस मीटर को इतने वोल्ट तक काम में ले सकते हैं। ऐसा एक इंडिकेशन होता है मीटर के डायल पर। तो दोस्तों, किसी भी मीटर के डायल को जब आप देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर एक डायमंड बोलते हैं ना, जिसको हीरा बोलते हैं, आप स्टार भी बोल सकते हो। हीरा या डायमंड या स्टार की जैसी आकृति होती है ना, वो संकेत करता है कि इस मीटर को कितने वोल्ट तक काम में ले सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ था, बिल्कुल ऐसे सिंपल मीटर लिखा हुआ है तो इसको हम 2 किलो वोल्ट तक काम में ले सकते हैं। इसके अंदर अगर 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये किसी वोल्टेज सोर्स के लिए यूज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। हीरा यानी डायमंड की आकृति होती है जो वोल्टेज के यूज का संकेत करती है। बस दोस्तों, ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे आए, पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके आपका स्कोर ज़रूर बताना, क्वेश्चन कैसे लगे ये भी ज़रूर बताना, ताकि आगे सीरीज़ को कंटिन्यू रखें। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।